हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं वेदांता का फ्रॉड और अब जो डीलिस्टिंग फेल हो चुकी है इसके बाद इन्वेस्टर और ट्रेडर की क्या होनी है चाहिए स्ट्रेटजी, और साथ में एक बिग लर्निंग होने वाला है वेदांता आप सबके लिए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कैसे सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। आपके स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो, एक भी वीडियो मिस ना करें, जरूर देखें, क्योंकि हमारी कोशिश है सिर्फ ज्ञान नहीं देना, पैसे कमाने में भी भाई वाली हेल्प करना। इसीलिए हम आपको स्ट्रेटजी भी देते हैं, लेवल्स भी देते हैं और पूरी आपकी सारी डिमांड को पूरी करते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और साथ में टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो करें। 10 मीडिया हाउस की न्यूज सबसे पहले आपके भाई के मीडिया हाउस पे जरूर आ जाएगी और आपको सारी खबर पहले मिलेगी। जुड़े रहेंगे, जरूर मिलेगी। पहले चलिए जान लेते हैं खबर को। जहां तक ये तो आप लोगों को पता ही है, ट्विटर हैंडल पे हमने दे ही दिया था, डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो चुका है और स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है, कंपनी को 125.47 करोड़ शेयर की बीड मिली, जबकि उसे डीलिस्ट होने के लिए 134 करोड़ शेयर की बीड की जरूरत थी। तो ऐसे में ये फेल हो गया। लेकिन यहां पे एक अगर ट्विस्ट गेम आपको पता हो, तो जो मार्केट में खबर थी वो खबर ये थी कि वेदांता को 137 करोड़ शेयर की बीड मिल चुकी है 134 के सामने में। क्या ये जानबूझकर फैलाई गई, जिससे कि जो लोग नहीं किए हैं उनको ये लगे कि अरे यार अब तो डीलिस्ट होने वाला ही है, मैं भी दे दूं, या लोगों का मोरल टूट के जिन्होंने नहीं दिया है कहीं ना कहीं वो दे दें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अगर रियलिटी में इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि जब इतना सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, एक डीलिस्टिंग का, जहां इन्वेस्टर के पैसे दांव पे लगे हैं, लोगों ने ऊपर के भाव पे लिया है और प्रमोटर सस्ते में माल लूटना चाहता है, तो वहां पे इस तरह के सेंसिटिव केस की डेफिनेटली जांच होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए फर्दर जानते हैं कि जब वो हुआ नहीं तो मर्चेंट बैंकर्स ने सेबी से एक दिन का समय और मांगा और सेबी ने उसे खारिज कर दिया। डीलिस्टिंग में जो सबसे बड़ा रंगा एलआईसी ने लगाया। अगर आप हमारी वीडियो को प्रॉपर देखते होगे तो वो एलआईसी का स्टोरी हमने आपके साथ शेयर कर दिया था कि एलआईसी ने 320 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर बीड लगाया था और उनके पास 6.37 या 43% की हिस्सेदारी है वेदांता में। अब जो चक्कर ये है कि डीलिस्टिंग जब फेल हो गई तो अब इनके शेयर में गिरावट की आशंका है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो इसमें गिरावट आ सकती है। अब इसमें अब ये होगा कि हम क्या करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके प्राइसेस चल रहे हैं वहां से 25 से 30% की गिरावट आने दीजिए। अगर वो गिरावट आती है तो वहां पे कुछ ना कुछ अगर सही चीज लगेगी तो हम वहां से बाय के बारे में सोच सकते हैं। दौड़ना नहीं है, सोच सकते हैं। अब यहां पे मार्केट सोर्स का एक और कहना है कि कंपनी डीलिस्ट होगी, चाहे आज नहीं 6 महीने बाद हो या साल भर के बाद हो। इस कंपनी का फेयर वैल्यू 200 रुपए से कम नहीं है और हो सकता है इन द फ्यूचर प्रोमोटर इस भाव के आसपास ऑफर करे। तो देखने वाली की बात क्या बात है, कैसे होगा वो तो फ्यूचर है। लेकिन इन सारी चीज में जो सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टर को समझने की है वो है कंपनी या प्रोमोटर जिसका भी फ्रॉड कहिए कैसे। वो पहला पॉइंट मैंने शुरू में भी कहा कि भैया मार्केट में कैसे न्यूज आई, क्या किसने फैलाई। और जहां तक वेदांता के शेयर की डिलिस्टिंग है, उसने कंपनी की साख पर और मर्चेंट जो बैंकर हैं उसके वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल खड़ा किए। क्यों भाई इतना लोअर प्राइस क्यों, जबकि वो था नहीं। ये सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, जिसे समझ नहीं थी वो भी जानता है कि ये रियलिटी में लूट मचाने वाली कहानी है। अब जो मर्चेंट बैंकर ने सलाह दी वो तो गलत निकली और कंपनी भी, जो कंपनी के प्रमोटर कंपनी का फायदा उठाने के लिए जो प्राइसिंग थी, वैल्यूएशन थी, कोरोना में जो गिर गई थी, उसका फायदा उठाने के लिए लेके आए डीलिस्टिंग फेल। अब देखिए यहां पे चक्कर क्या था। डीलिस्टिंग फेल में म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो दूसरे निवेशक हैं, सबका एक एवरेज प्राइस 140 के आसपास का है। किसी ने 140 पे खरीदा, किसी ने 120 पे, तो किसी ने 160 पे। तो ये सब लेके कोई भी वो 87 रुपीज के प्राइस पे कैसे दे देता, नहीं देता।
अब डीलिस्टिंग के लिए अलग अलग प्राइस है, किसी ने 155 पे ऑफर किया, किसी ने 175 पे किया, किसी ने 320 पे किया, तो ये सारा चीज लेके डूब गया। अब आप कहोगे डीलिस्टिंग का प्राइस क्या क्यों कम रखा गया, तो मैंने वही बताया कि जो इनके मर्चेंट बैंकर थे जेपी मॉर्गन, उनकी सलाह पर यह प्राइस रखा गया था। लेकिन अगेन, क्या सिर्फ मर्चेंट बैंकर की सलाह थी? क्या मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर के बीच में मीटिंग नहीं हुई होगी, दोनों की बात नहीं हुई होगी? अब कोरोना में क्यों लाया गया? तो भैया 87 में लूट का माल फूट पे लूट लो, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने माल एक अपने ऊपर के प्राइस पर दिया, कंपनी की इमेज, क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट हुई। और अब जो सबसे बड़ी बात है, अब यहां पर जो बड़े निवेशक हैं, एचआई निवेशक हैं, एफआईआई हैं, उनको तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस शेयर में जल्दी अब पैसा लगा पाएंगे। अब जैसा कि मेरा क्लियर मानना है कि ऐसे फ्रॉड प्रमोटर जो स्मॉल इन्वेस्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, उनके कंपनी में भी कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, उनके शेयर में खरीदी बिक्री करके हमें भी अपना कोई फायदा नहीं देखना चाहिए। और हम सब रिटेल इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि ऐसे जो फ्रॉड प्रमोटर, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर की भावना से कोई लेना देना नहीं, सस्ते भाव ऑफर करके बस कंपनी को अपना बना ले, ऐसे ऐसे को चुन चुन के जवाब देना चाहिए, जिससे फ्यूचर में कोई दूसरा कभी ऐसा करने की हिम्मत ना ला पाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वेदांता के बाद जो दूसरे लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सबक मिला होगा, और आगे भी हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा तो मानना है कि वीडियो को आप इतना शेयर करें कि दूसरे इन्वेस्टर जागे, जिन्हें डीलिस्टिंग के बारे में नहीं पता था, वेदांता में क्या हुआ नहीं पता था। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था, टेंशन मत लीजिएगा, ये डीलिस्टिंग नॉट इजी गेम, और ये अपने आप में एक लैंडमार्क साबित होने वाली है, बिल्कुल लैंडमार्क बनी है डीलिस्टिंग नहीं होकर। और दूसरे इन्वेस्टर जागें और ऐसे फ्रॉड जो कंपनी प्रमोटर को जवाब दिया जा सके। तो उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ होंगे और साथ बढ़कर रिटेल वालों को जागृत कर पाएंगे। और प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए शुक्रिया। लोगों के साथ शेयर करते रहें, टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।